अगली सुबह अर्पिता डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेनका भी वहीं बैठी थी। दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी अर्पिता की नज़र घर से बाहर जाती हुई गौरी पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ आकर नाश्ता कर दो। गौरी ने अर्पिता की तरफ देखा और उसके पास आई और धीरे से बोली, वो ज़रूरी काम है जीजी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेनका ने उसे देखा और बोली, क्या काम है तुझे इतनी सुबह सुबह, और कहाँ जा रही हो तुम? शादी में बहुत कम वक्त बचा है और तुम हो कि इधर से उधर जाकर वक्त बर्बाद कर रही हो। हमें कोई काम नहीं है तुम्हें? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, एकदम से कुछ नहीं होगा। तभी अर्पिता ने देखा कि उसकी माँ गुस्सा हो गई थी। उसने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, अरे माँ, क्या करें आपने? कोई सुबह सुबह जब बाहर जाए तो उसे ऐसे टोकते नहीं है। उसने कहा ना कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और प्यार से कहा, गौरी तुम चली जाना, लेकिन पहले नाश्ता कर लेना। गौरी ने नामे से हिलाया और बोली, वो हम नाश्ता नहीं कर सकते जीजी, हमारा उपवास है। सुनते ही मेनका के गले में जैसे निवाला अटक गया। उसने घूर कर गौरी को देखा और बोली, कैसा उपवास है तुम्हारा? आज ना शिवरात्रि है ना सोमवार, तो फिर कैसा उपवास रखा है तुमने? अर्पिता को भी हैरानी हुई। उसने भी पूछा, हाँ गौरी, कैसा उपवास है तेरा? गौरी ने नजरें चुराते हुए कहा, वो उन्हें मन्नत मांगी थी कि जब माँ ठीक होकर घर वापस आ जाएंगी तो हम उनके लिए उपवास करेंगे, तो निर्जला उपवास रखा हमने। इस बार गौरी ने अर्पिता से नजरें नहीं मिलाई और वो ये कहकर बाहर चली गई। अर्पिता और मेनका एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रही थी। कुछ देर बाद गौरी हवेली पहुंचती है। बहुत बड़ी थी वो। हर एक चीज को सलीके से सजाया गया था। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थी। शायद गौरी आज पहली बार ही वहां आई थी। गौरी को वहां देखकर एक नौकर आता है और उससे पूछता है, जी, किससे मिलना है आपको? गौरी ने कहा, हम ठकुराइन से मिलने आए हैं, उनसे कहिएगा कि गौरी आई है। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। तभी रंजीत, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसी तरफ आ जाता है। उसने गौरी पर उसने गौरी को देखा और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ये और इतनी सुबह सुबह यहाँ? फिर जिसे फोन पर बात कर रहा था उससे कहा, चल ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो सीधा गौरी के पास आया और बोला, मुझे मिस कर रही थी तुम? उसकी आवाज़ सुनकर गौरी जैसे बौखला गई। पलटी तो रंजीत खड़ा था। इतना याद कर रही थी तुम मुझे कि यहाँ तक आ गई? इतनी बेकरारी। गौरी को घबराहट हो रही थी। रंजीत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो उसने भी कदम पीछे की तरफ खींच ली और जल्दी ही वो एक दीवार से टकरा गई। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन रंजीत ने दीवार के इर्द गिर्द हाथ टिका लिए और उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है, आज तुम बिल्कुल कयामत लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। तभी एक आवाज जो उस माहौल में गूंजी थी, क्या हो रहा है ये? रंजीत और गौरी ने एक साथ उस तरफ देखा तो जानवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रंजीत फौरन गौरी से पीछे हट गया। जानवी उनके करीब आई और बोली, क्या हो रहा था ये? रंजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। वो मैं तो इसे बस हवेली के बारे में बता रहा था। जानवी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद ये इसी हवेली में आएगी, फिर इत्मीनान से पूरी हवेली देख लेगी। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने जाना था ना, तो तुम जाओ। रंजीत ने एक नज़र गौरी की तरफ डाली और वहां से चला गया। जानवी ने गौरी को सोफे पर बैठने का इशारा किया और चाय और कॉफ़ी के बारे में पूछा तो गौरी ने इनकार कर दिया। गौरी ने उसे एक विनती की। वो बोली, एक विनती करने आए हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। जानवी ने कहा, बताओ। गौरी बोली, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से हमारी माँ के सामने हमारा रिश्ता लेकर आए। हम जानते हैं सगाई हो चुकी है, लेकिन इस बार सीधा शादी होगी। जानवी ने कुछ पल उसे देखा और बोली, ठीक है, तुम जो चाहोगी वही होगा। गौरी फिर से बोली, अगर हमारी माँ बीमार नहीं होती तो शायद हम उन्हें बता देते, लेकिन डर है कि कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए। जानवी मुस्कुराई और बोली, हम समझ सकते हैं।
गौरी वहां से चली जाती है। अर्पिता सोफे पर बैठी थी और उसके सामने खाने की प्लेट थी, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था, वो कहीं खोई हुई थी। तभी उसे मेनका की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, कितनी सारी तैयारियां करनी है, शादी में कितना कम वक्त बचा है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है। फिर उसने अर्पिता की तरफ देखा और बोली, तुम पिछले 2 घंटे से खाना ही खाए जा रही हो और इस प्लेट से एक निवाला भी कम नहीं हुआ है। आखिर कर क्या रही हो तुम? जल्दी से खाना खाओ। और कितनी सारी तैयारियां करनी, कितनी लिस्ट बनानी, तुम्हें कुछ पता भी है? अर्पिता कुछ सोच रही थी और खामोशी तोड़कर बोली, माँ, हमें ऐसा लगता है जैसे गौरी शादी से खुश नहीं है। जब से सगाई हुई है ना, वो काफी परेशान लग रही है। मेनका ने उसे हैरानी से देखा और बोली, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हमें लगता है कि वो काफी खुश है, बस तुम्हारी नजर का धोखा है। दूसरी तरफ गौरी अपने घर वापस आ रही थी, तभी रंजीत ने उसका रास्ता रोक लिया। गौरी ने वो गौरी से बोला, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। गौरी ने इनकार कर दिया। बोली, जी शुक्रिया, लेकिन हम चले जाएंगे। वो जाने लगी तो रंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी को गुस्सा आया, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़िए हमारा। रंजीत ने कहा, सगाई हो चुकी है, होने वाली बीवी हो तुम मेरी, इतना तो हक बनता है मेरा। गौरी ने फिर से कहा, इस बार थोड़ा सख्त लहजे में, हाथ छोड़िए हमारा। रंजीत बोला, ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उसके बाद तुम्हारा हाथ और रास्ता दोनों छोड़ दूंगा। गौरी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, कैसी कीमत? रंजीत ने बड़ी बेशर्मी से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे किस करनी होगी। उसने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ। गौरी को बेहद गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्से की लकीरें नहीं आनी थी। मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, ये तो आपका हक बनता है, लेकिन हाथ तो छोड़िए हमारा। और जैसे ही रंजीत ने उसका हाथ छोड़ा, उसने एक जोरदार चाटा जड़ दिया उसके मुंह पर। रंजीत का चेहरा एक तरफ घूम गया। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और घूर कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें शायद समझ नहीं आया कि तुमने किया क्या है, बहुत पछताओगी तुम इसके लिए। परी बोली, हम कोई जिस्म नहीं है, एक इंसान है जिसे आपकी इस वाहियात हरकतों से तकलीफ होती है। लेकिन शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती। एक राय देना चाहते हैं आपको रंजीत बाबू, अपने आप को सुधार लीजिए, वरना शादी के बाद आपको सिर्फ एक जिस्म मिलेगा, पत्नी नहीं। अभी आप पर है कि आपको एक जिस्म चाहिए या एक जीती जागती पत्नी। ये कहकर गौरी वहां से चली जाती। रंजीत ने अपने हाथ से अपने चेहरे को रफ किया और बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। ये घमंड तो मैं जरूर तोड़ूंगा, और इस कदर कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। दूसरी तरफ अर्पिता और सिद्धार्थ एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। अर्पिता उसे अभय के बारे में बताती है। सिद्धार्थ को हैरानी हुई। वो बोला, क्या, अभय और बनारस में? अर्पिता बोली, हाँ, और तुम्हें पता है, गौरी का उसका ना बड़ा झगड़ा हुआ है। सिद्धार्थ को हैरानी हुई। वो बोला, लेकिन अभय तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अर्पिता ने कहा, अच्छा, लेकिन गौरी के साथ तो वो बड़े झगड़े कर रहा है। लेकिन पता है तुम्हें, दोनों ना एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लग रहे थे। रंजीत वाला रिश्ता नहीं हुआ होता ना, तो मैं पक्का अभय के फैमिली वालों से ना बात कर लेती। सिद्धार्थ ने पूछा, किस बारे में? अर्पिता ने कहा, गौरी और अभय की शादी के बारे में। सिद्धार्थ बोला, पर मैं इनकार कर देता। अर्पिता को हैरानी हुई। बोली, क्यों? लड़का अच्छा नहीं है, खानदानी नहीं है, कुछ कमी है उसमें? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, अभय अच्छा है, लेकिन उसकी फैमिली ना, और खासकर उसकी बुआ, वो बड़ी अजीबोगरीब है। अभय पर काफी सारी पाबंदियां हैं। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक, यहाँ तक कि कोई खासम खास दोस्त भी नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। अर्पिता को हैरानी हुई। वो बोली, क्या, इतनी टफ लाइफ है उसकी, इतनी पाबंदियां? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, और वैसे भी गौरी का जिसके साथ रिश्ता हो रहा है ना, वो शायद उसके लिए परफेक्ट है। अभय शायद नहीं। ये कहते हुए उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वो मन ही मन सोचता है और कहता है, मैंने अभय का वो रूप देखा है जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। वो एक बड़ा खतरा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भगवान से मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। गौरी के दिमाग से रंजीत की बातें नहीं निकल रही थी। उसका उपवास था, ऊपर से तेज धूप जो उसके सिर पर बरस रही थी। रंजीत की बकवास बातें जो उसके
जहन में बार बार चल रही थी। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। उसके कदम लड़खड़ाए और वो गिर पड़ी एक गाड़ी के सामने। वो गाड़ी अभय की थी। गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अब तक गौरी का चेहरा नहीं देखा था। वो फौरन उस लड़की के पास आया और बोला, मैडम आप ठीक है ना? ये कहते उसने गौरी को अपनी तरफ पलटा। गौरी को देखकर वो हैरान हो गया और बोला, गौरी, ये गौरी तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? उसने गौरी के चेहरे को हल्के हाथ से थपथपाया, लेकिन गौरी अब बेहोश हो चुकी थी। अभय ने उसे फौरन अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। फिर पानी की बोतल से हल्के हल्के छींटे उसके चेहरे पर दिए और उसे थोड़ा सा पानी भी पिला दिया। गौरी को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका फास्ट टूट चुका था। उसने पानी की बोतल को नीचे फेंक दिया और अभय पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अभय हैरान था। उसने कहा बड़ी मासूमियत से, क्या किया मैंने? पानी पिलाया तुम्हें? गौरी ने गुस्से से नामे गर्दन हिलाई और गाड़ी से बाहर उतर गई। वह भी हैरान था। वो भी गाड़ी से बाहर उतरा और बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या किया आपने? गौरी ने कहा, क्या नहीं किया आपने? क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? अभय ने कहा, मैंने मदद की है तुम्हारी। गौरी ने कहा, मदद? आप इसे मदद कहते हैं? अभय ने कहा, तुम सड़क पर बेहोश गिरी हुई थी तो क्या करता मैं? हमें छोड़ देते हमारे हाल पर। गौरी ने बेपरवाही से कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा, अभय ने कहा। नहीं, आपने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। कोई ऐसा नहीं किया आपने, हमें नुकसान किया है आपने हमारा। हमारा उपवास रुक चुका है आपकी वजह से। निर्जला उपवास रखा था हमने। अभय ने गुस्से में कहा, हाँ तो तुम बेहोश थी तो ऐसी हालत में मैं क्या करता? और कौन सा मुझे सपना आया था कि तुम्हारा फास्ट है? इस पर गौरी का गुस्सा भड़क गया और वो बोली, आपको क्यों सपने आएंगे? सपने में तो आप आते हैं हमारे, जिसकी वजह से हमें ये फास्ट रखना पड़ा। गौरी ने बोलने के बाद रियलाइज किया कि उसने आखिर क्या बोल दिया। अभय ने हैरानी से उसे देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो वहां से जाने लगी तो एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ाए और इस बार वो सीधा अभय की बाहों में आ गिरी। अभय ने उसे एक पल देखा और बोला, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? गौरी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और उसे धक्का देते हुए बोली, नहीं, हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अभय को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम मरो यहीं। और वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, लेकिन वो जान नहीं पाया। उसने गाड़ी पर अपना हाथ पटका और बोला, ये लड़की भी ना क्या मुसीबत है। वो वापस गौरी की तरफ आया और इस बार नरमी से बोला, ठीक है, सारी गलती ही मेरी है। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? गौरी ने कहा, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। अभय ने बड़ी लापरवाही के साथ कहा, यू नो व्हाट, मुझे ना गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ानी थी, ये किस्सा ही खत्म हो जाता। गौरी ने कहा, हाँ तो चढ़ा देती, किसने रोका था आपको? अभय समझ गया था कि इसके साथ बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं था। उसने जबरदस्ती गौरी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा लिया। गौरी हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। गौरी गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि अभय ने उसे कहा, आई एम सॉरी। गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आई थिंक मुझे तुम्हारे साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी थी, पर क्या करूँ? तुम सीधी हो ना, सीधे तरीके से तुम्हें बातें समझ में नहीं आती। गौरी बिना कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर गई। अभय ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और बोला, बड़ी अजीब हो तुम। मैंने 2 बार तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन तुमने अब तक मुझे शुक्रिया अदा नहीं किया। इस बार गौरी बोली, जब अगली बार आपसे मदद मांगेंगे ना, तो शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। और प्लीज़ मेहरबानी करके आप हमारी हेल्प ना किया कीजिए। अब वह मुस्कुराया और बोला, वैसे तुमने बताया नहीं मुझे इस सपने में क्या हुआ था? इस पर गौरी भड़क उठी। अब वह मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। गौरी भी घर के अंदर चली गई। वो घर पहुंची तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। उसने देखा जानवी वहां मौजूद थी। वो राधा से कुछ बात कर रही थी। राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। गौरी अपनी माँ के करीब आई। राधा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी का एक अहम फैसला ले लिया है आज हमने। तुम्हारी शादी तय कर दी, वो भी तुमसे पूछे बिना। ठकुराइन खुद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? हमने ठीक किया ना गौरी? गौरी ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, आपका कोई भी फैसला गलत कैसे हो सकता है माँ? फिर उसने दबी लहजे में जानवी से शुक्रिया अदा किया। जानवी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, आखिर एक इंसान अपनी बर्बादी को कितनी बार दस्तक दे सकता है? बस कुछ ही दिन बचे हैं गौरी, तुम्हारी बर्बादी में। जिस पल तुम्हें हल्दी लगेगी,
समझ लेना तुम्हारी ज़िंदगी की तबाही शुरू। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहानी के अगले हिस्से में आएगा वह सिंघानिया का एक ऐसा किरदार जो पूरी कहानी को ही पलट देगा। एक ऐसा किरदार जो तमाम जिंदगियों पर गहरा असर छोड़ेगा। सबके इरादे, सबकी ख्वाहिशें, सब कुछ बदल देगा वो। तो अभय के इस नए किरदार को जानने के लिए सुनना होगा कहानी का अगला एपिसोड। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। हर हर महादेव दोस्तों।